स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज चूंकि हमने पहले ओम्स लॉ जो है हमने आपको पढ़ा दिया है, पुरानी वीडियोस में सारी चीजें डली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो डला हुआ है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया नया सीरीज। नए सीरीज में हमने ओम्स लॉ की बात पहले कर ली थी, लेकिन हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में आपको बता, चार्ज जब हम बोलते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मोबाइल के केस में आप लोग चार्ज के बारे में बात करते होंगे तो दिमाग में आता है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक तरह की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है, जिससे अगर चार्ज किसी बॉडी पर आ जाए, सपोज ये पेन है, इसके ऊपर चार्ज आ जाए ना, तो ये क्या करेगा, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, उससे मैटर नहीं है। यानी कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज आ गया तो इसका मतलब है वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। यानी चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय व्हिच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। आप यहां से डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू पता है किसको होती है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। आप देख सकते हो वैल्यू बहुत छोटी है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.000 कई जीरो के बाद 16 आएगा, तो ये 1 से काफी छोटा नंबर है। चार्ज, अच्छा लास्ट में हमने जो सी लगाया इसका मतलब है कूलम्ब। यानी जैसे आपने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी होगी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इसी तरह से चार्ज की भी एक यूनिट है, और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट जो है ना, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है बच्चों? चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम्ब। क्लियर हो? इसको सी से डिनोट करते हैं। मतलब इससे अगर कहीं पे लिख के आ गया 5 कूलम, समझ लेंगे किसकी वैल्यू है? चार्ज की वैल्यू। अच्छा, लगे हाथ में आपको बता दूं कि जो क्यू है ये चार्ज का क्या है बच्चों? सिंबल है। आप 12th में जाओगे तो चार्ज का सिंबल वहां पे स्मॉल क्यू आ जाएगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है। कहीं भी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। चार्ज का सिंबल बस इतना याद रखना है कि क्यू है। क्लियर है? तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 कूलम। ये आपको न्यूमेरिकल में अक्सर काम आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा लिख के आया था 5 मिली कूलम, तो कई बार हम इससे परेशान होते हैं मिली कूलम क्या आ गया सर? तो याद रखना है ये है भी चार्ज की वैल्यू ही है, लेकिन मिली को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको मिली हटाना है, 10 की पावर -3 लगा दो, आप 5 मिली कूलम से 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो 5, अच्छा 10 की पावर -3 का मतलब होता है 10 की पावर 3 नीचे में। इसको आप चाहो तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हो, या इसको चाहो तो 0.005 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है आप इसको कूलम में कैसे भी यूज कर सकते हो। कुल मिला के मिली हटाने के लिए 10 की पावर -3। ऐसे कई बार लिखा जा सकता है 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो हटाना है तो 10 की पावर -6 लगा दो कूलम। ये आपको चार्ज की वैल्यू मिल गई। तो आपको घबराना नहीं है इसमें। मिली और माइक्रो से मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टर्म्स है, यूनिट्स हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा पहले भी मिली और माइक्रो का क्या मतलब होता है, तो इस तरह से आप हटा सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चार्ज की। अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट्स हो गई। यूनिट क्या होते हैं? चार्ज की कूलम। कई बार मिली और माइक्रो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं चार्ज का सर फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है, रट लेना होता है, समझ लेना। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आप बताओ चार्ज मेरे पास कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट? ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इंटू दिस वैल्यू, ये पूरा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कई बार चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो बार बार हम उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? इस वैल्यू से कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कहें कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? इस वैल्यू से। तो क्यों ना इस वैल्यू का एक सिंबल बना लेते हैं। पता है इस वैल्यू का सिंबल होता है e, स्मॉल e। तो हम यहां पे लगा देते हैं स्मॉल e, और ये बन गया किसका फॉर्मूला? चार्ज का फॉर्मूला। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equal to any where Q is the charge, N is the number of electron, E is the charge on 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बिल्कुल मत भूलना कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6, यानी माइनस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे भी चार्ज बिल्कुल सेम होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज ऐसी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बट वहां पे पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सर चार्ज की वैल्यू, चार्ज का फॉर्मूला आ गया। यहां से कई बार पेपर में आपके एनसीईआरटी के पहले इंटेक्स का 3rd क्वेश्चन है। पहले इंटेक्स का 3rd क्वेश्चन क्या पूछा उसमें कि अगर आपके पास चार्ज 1 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो तो आपको पता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, राइट? तो अब आप बताओ कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिससे चार्ज 1 कूलम हो जाए। अब 1 कूलम आपको बहुत छोटी वैल्यू लग रही हो, पर ऐसा नहीं है। 1 कूलम इस नंबर से काफी छोटा है, इस नंबर से काफी छोटा है। तो ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आप ले आओगे कि चार्ज टोटल कितना आ जाए? 1 कूलम चार्ज आ जाए। इसके लिए आप साफ साफ देख सकते हो कि हम यहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। आप चाहो तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में e इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में e इस्तेमाल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सर कैसे करें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल n फाइंड करने के लिए? तो यहां पे क्या करेंगे? n इज इक्वल टू
क्यू हमारे पास कितना लाना है 1 कूलम, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आप देख सकते हो क्यू 1 कूलम। ई की वैल्यू आपको पता है तो नीचे रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, अच्छा यहां माइनस लगाना भूल गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखना यहां माइनस नहीं लगाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर कभी माइनस में थोड़ी होता है। अगर आपने सपोज आप कहीं से बनाना ला रहे हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे -10 बनाना लाया हूं, नहीं ना, तो नंबर्स कभी भी माइनस में नहीं होते। तो इस माइनस को यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को यहां से हम हटा देंगे। क्लियर है इतनी बात? तो सिर्फ क्या रहेगा सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कैसे करना, देखो बहुत टफ सा लग रहा होगा सर सॉल्व कैसे होगा, लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखना। m की वैल्यू क्या है, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 ले जाना है, 10 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 ऊपर ले जाओ, 10⁻+19, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब इसको कट करेंगे 10/16 को, 2 5 10, 2 8 16, यह आ गया 5/8 इंटू 10⁻19। मतलब 5/8 की वैल्यू कितनी है, आप डिवाइड करके देख लो, 0.625 आएगा इंटू 10⁻19, ठीक है। अच्छा अब ये आंसर तो आ गया है, आंसर तो आ गया, बट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, डेसिमल से लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो क्या है डेसिमल, तो अभी सर जीरो के बाद है, तो उसको उठा के कहां ले जाएंगे 6 के बाद, यहां लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻, डेफिनेटली एक 10 यहां से निकाल करके इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां कितना आ जाएगा 18। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, यानी n की वैल्यू आ गई सर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एमसीक्यू में हो सकता है आपको ये भी दे, हो सकता है ये भी दे दे, हो सकता है ये भी दे दे, चूज आपको करना है, क्योंकि आपको सॉल्व करके जाना, रट के नहीं जाना। क्योंकि एक बार रट भी लेते हैं बच्चे, रटना सही है, आप यूज कर लोगे, बट आप उसको सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर में सॉल्व करने के लिए भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास जो है, मान लेते हैं कंडक्टर है, कोई वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम है, जो भी है। तो इस वायर, ये वायर कंडक्टर तो है, क्यों है कंडक्टर, आपने पढ़ा होगा पहले भी, क्योंकि सर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बट क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री टू मूव ना कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे इसके अंदर। बट क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अभी ये शॉक भी नहीं लगेगा इसके अंदर हमें, क्यों, उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं, बट करंट हम तभी कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये कब हो पाएगा, अब ये ऐसा हो पाएगा जिसमें हमने एक वायर लगा दिया, और वायर लगाने के बाद हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी या सेल लगा दिया। जैसे ही बैटरी या सेल लगाया, आप सबको पता है कि जो सेल है उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इससे क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन के एक हाई पोटेंशियल बन जाती है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जब सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम बोलने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां पे मैंने भी आपको करंट इलेक्ट्रॉन बोला है, पर चार्ज लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो आप चाहे चार्ज बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो, बात एक ही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से आप चाहो तो करंट का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। करंट का सिंबल कैपिटल आई है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो रेट लगा है स्टार्टिंग में, तो नीचे क्या लगा देंगे, टाइम। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि किसी भी डेफिनेशन में मोस्टली क्या होता है, रेट से स्टार्ट होता है, तो रेट का मतलब होता है नीचे टाइम लगा देना फॉर्मूले में। तो आपने नीचे टाइम लगा दिया, किसका रेट है, चार्ज का रेट है, तो चार्ज को लगाना है ऊपर। क्लियर है, बन गया आपका फॉर्मूला। तो कई बार फॉर्मूला याद ना हो, डेफिनेशन याद हो, फॉर्मूला बना सकते हो। तो फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। यहां से आप चाहो तो Q का एक फॉर्मूला आपको बोनस में मिल रहा है, देखो Q इज इक्वल टू IT। तो आपने Q का फॉर्मूला NE तो पढ़ाई है, साथ में आपको IT भी मिल गया, राइट। तो चार्ज का ये भी फॉर्मूला आप आगे यूज कर सकते हो। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या है सर, चूंकि करंट एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी SI यूनिट होगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी क्या, एम्पियर। इसकी SI यूनिट क्या है, एम्पियर। वैसे देखा जाए तो सर SI यूनिट तो होनी चाहिए, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कूलम पर सेकंड, पर कूलम पर सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि जब किसी क्वांटिटी की SI यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाती है, तो फॉर्मूले से जो यूनिट निकलता है, उस फॉर्मूले से निकलने वाले यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं, SI बेस यूनिट। तो Q/T से जो निकल रहा है यूनिट कूलम पर सेकंड, ये SI बेस यूनिट, इसको आप SI यूनिट नहीं बोल सकते। SI यूनिट क्या अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख के आओगे, एम्पियर लिख के आओगे, इसका सिंबल कैपिटल ए है। कई बार आपसे पूछ ले, कहीं पर लगा हुआ 5 एम्पियर, समझ जाना है किसकी वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा सर, कोई डिवाइस है जो इसको मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है, यस, एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर। आप एमीटर का इस्तेमाल करके करंट को मेजर कर सकते हो। एमीटर का सिंबल आप देख सकते हो यहां पर, ये एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, सर्किट में एमीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, करंट को बिल्कुल भी क्या नाम है,
डिस्टर्ब नहीं करता, ये फ्लो होने देता है करंट को, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसको हम किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। एक और चीज, अगर मैं कहूं कि करंट अगर 1 एम्पियर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है? 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो हम कहेंगे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अच्छा बताओ, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करे तो 1 एम्पियर, और अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो ऑब्वियसली 2 एम्पियर की करंट होगी। ये नहीं ऐसा मत कर देना 2 कूलम चार्ज 2 सेकंड में, वरना फिर से वो 1 एम्पियर बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो पर सेकंड का हिसाब लगाते हैं, 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, 4 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, इस तरह से 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो करंट को आपने देख लिया, करंट का एसआई यूनिट भी हो गया, करंट को हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आपने देख लिया है। क्लियर है? अब करंट के बारे में आपको बता दूं, करंट का फ्लो, कई बार डायरेक्शन पूछते हैं कि करंट का फ्लो किधर से किधर होता है। फिलहाल जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जस्ट याद रखने के लिए याद रखो कि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसकी क्या कहानी है इसके पीछे, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, बट जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। फिलहाल करंट के बारे में इतना ही, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट था, इसके बाद में ओम्स लॉ की जो वीडियो वो भी लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले एक बात बताऊं मैं आपको। जैसे ये एक कंडक्टर है, मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखाता हूं। ये कंडक्टर हमारे पास, और इस कंडक्टर में जो है एक इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज, वो फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है ना, दूसरे पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो यहाँ पे एक होता है वर्क। क्या होता है बच्चों? वर्क। और जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर वर्क होगा तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहां पर जो इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअली जो रेफरेंस है वो कहां से है? पोटेंशियल एनर्जी से है। तो यहां पर उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो है इसके बैकग्राउंड को जानेंगे और उसके बाद हम जो इसकी बेसिक चीजें हैं हम उसको देख लेंगे। तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे, ये मैं आपको बैकग्राउंड की चीजें बता रहा हूं, ये किताबों में नहीं है आपके, ठीक है? ये आगे आप पढ़ोगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब भी कोई चार्ज जाएगा तो चार्ज को ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है? जब ए से बी को हम चार्ज को ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज इन 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। What is potential difference? इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? Potential difference is the work done in bringing unit charge from one point to another point is called potential difference. ठीक है? अच्छा, एक टर्म एक और आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जब इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो अभी बता सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। It is the work in bringing unit charge from infinity पे ना पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होती है सॉरी, वो जीरो होती है। तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को या किसी आप यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाते हो किसी सर्टेन पॉइंट पे, इंफिनिटी कहां से ला रहा हो नहीं पता, इंफिनिटी से ला रहा हो, लेकिन किसी फिक्स पॉइंट पे लाते हो तो इस पॉइंट की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। लेकिन अगर इसी चार्ज को आप इंफिनिटी से ना लाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाओगे तो यहां जो वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क का नाम पड़ेगा पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा यहीं से आया एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट या बेसिक चीजें क्या है जो आपको क्लास 10 में काम आएंगी, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें या फिर फार्मूले की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल जो बच्चों वो होता है V, और V का जो फार्मूला बनेगा वो है इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज यूनिट चार्ज। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। तो ऐसे फार्मूला बन गया V इज इक्वल टू W बाई Q, या फिर हम चाहें तो यहां से W इज इक्वल टू एक वर्क का फार्मूला मिल जाएगा VQ। आप देख सकते हो VQ यानी हमें वर्क का फार्मूला मिल गया सर। अच्छा, उसके बाद क्या है इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट वैसे तो होनी चाहिए क्या? वैसे तो इसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए जूल पर कूलम, पर जूल पर कूलम नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पे इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक? और वोल्ट का भी सिंबल V होता है। कहीं पर अगर 5 वोल्ट लिखा हो तो समझ जाइए कि ये V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कोई डिवाइस है जो उसको मेजर करता है। यस, इस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर ही इसको क्या करता है? मेजर करता है। वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का सिंबल होगा, ये V लिखा रहेगा बीच में, इस तरह से वोल्ट मीटर का सिंबल होगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कोई डिवाइस जो मेंटेन करता है, बताओ वो डिवाइस बताइए जो मेंटेन करता है। देखो ये तो मेजरमेंट की बात हो गई, मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर, लेकिन मेंटेन कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को? तो वो है बैटरी या फिर सेल। क्या बच्चों? वो है बैटरी या फिर सेल। ये बात याद रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये मेंटेन करने वाला हो गया, ये मेजर करने वाला हो गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में जो है एक बात याद रखिएगा कि 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना पड़ जाए। अच्छा, एक बात और मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, एमीटर को कैसे ज्वाइन करते थे? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट? सर्किट के अंदर एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाएंगे क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा होती है, तो उसको हम पैरेलल में यूज करेंगे, ठीक है? तो वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, ओके? 1 वोल्ट क्या होता है? देखो, अगर यहां से 1 वोल्ट डिफाइन करना चाहो तो 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है किसी भी कंडक्टर में, 1 कूलम चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क
वर्क का नाम क्या है? पोटेंशियल, यानी 1 वोल्ट की पोटेंशियल कहेंगे। यानी व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर इतनी बात? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया 1 वोल्ट को हमने डिफाइन कर दिया कि जब 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने में, इसको हम 1 वोल्ट की पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की, बात समझ आ गई। और यही पोटेंशियल डिफरेंस वजह है जिससे करंट फ्लो करती है। याद है जब मैंने बताया था कि जब हम बैटरी यूज करते हैं सर्किट के अंदर, तो जो हाई पोटेंशियल है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो लो पोटेंशियल है वो नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन जो है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है जो आज तक यूज होता आ रहा है। पुराने टाइम पे क्या होता था, जो करंट की डायरेक्शन थी वो मान लिया गया था पॉजिटिव से नेगेटिव, पर जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में पता चला, तो करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया गया, एज इट इज रहने दिया कि जो पहले करंट की डायरेक्शन थी आज भी वही रहेगी। इसलिए आज हम करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ऑपोजिट, एक दूसरे को ऑपोजिट रखना ध्यान रखिएगा। तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी कहानी। और अब जो है आप यहां से चाहें तो नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप यहां से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं, यहां से आप नोट्स बना लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हार्ट ऑफ द चैप्टर माना जाता है। तो ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? देखो, ओम्स लॉ कहते हैं, आपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पढ़ा होगा इससे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, V से डिनोट करते हैं और करंट I से डिनोट किया जाता है। तो ओम्स लॉ को ऐसे स्टेट करते हैं, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एट अ गिवन टेंपरेचर। इसको ऐसे स्टेट कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का साइन हटाएं तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा R और ये I। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से I इंटू में R बन गया। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू IR। इसमें जो R है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेसिस्टेंस। क्या नाम है इसका? रेसिस्टेंस बुलाते हैं इसको। रेसिस्टेंस जो ओम्स लॉ का ग्राफ है वो एक्चुअली आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ का ग्राफ होता है। और इस ग्राफ का अगर स्लोप पूछे आपसे, इस ग्राफ का आपसे अगर स्लोप पूछ ले तो स्लोप होता है जनरली V। स्लोप का मतलब क्या होता है? Y अपॉन X। तो जैसे हम V अपॉन I करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R। यानी जो रेसिस्टेंस है वो V और I ग्राफ का क्या होता है? स्लोप होता है। यानी ओम्स लॉ के ग्राफ का स्लोप क्या होता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। और कई बार उल्टा पूछ लेते हैं, कई बार कहते हैं I वर्सेस V का ग्राफ बताओ, तो इस केस में हम 1 अपॉन R बोलेंगे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन है कि कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, आपने देखा होगा, ये V है, यहाँ पे ये I है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है कि ये दो लाइन बना दिया इन्होंने और ये A है, ये B पूछ लिया। इसमें बोला कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, आपको स्लोप चेक करना है। स्लोप कैसे चेक करना है? एंगल देखना है। जिसका जो एंगल होगा ना, जिसका एंगल ज्यादा बड़ा होगा, जाहिर बात है उसका स्लोप भी बड़ा होगा। तो अगर जिसका स्लोप, जैसे A का एंगल छोटा है, B का एंगल बड़ा है, तो स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। सो हम कह सकते हैं कि R ऑफ B इज ग्रेटर देन R ऑफ A, क्योंकि स्लोप ही रेजिस्टेंस होता है। तो जिसका स्लोप बड़ा उसकी रेजिस्टेंस बड़ी। ठीक है, तो RB इज ग्रेटर देन R। लेकिन कई बार आपसे ये गेम खेल सकता है, ये आपको V की जगह पर कई बार ये I दे देगा और I की जगह कई बार ये V दे देगा। इस केस में जिसका स्लोप बड़ा होगा, यानी जिसका एंगल बड़ा होगा, उसकी रेजिस्टेंस छोटी हो जाएगी। ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार सीबीएसई ने कर लिया है पेपर में। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो V होता है ना, V ओम्स लॉ जो था इसने हमें क्या सिखाया? ओम्स लॉ ने हमें सिखाया कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। तो V बराबर हमने रखा था R इंटू I, जहां पे R क्या था? R कांस्टेंट था। R जो है वो क्या था? कांस्टेंट था। इस बात को याद रखिएगा। तो V बराबर R में, यानी इसको हम फाइनली I इंटू R लिखते हैं। तो ये जो R है ना, ये R इज रेसिस्टेंस। तो याद रखना रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, जिससे वो क्या करती है? करंट के फ्लो का अपोज करती है। सपोज ये कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस क्या करेगी? जो करंट इसमें फ्लो होगा उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। यानी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें नाइक्रोम की या ऐसे डिवाइसेस जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, उसकी रेजिस्टेंस जनरली ज्यादा होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ये हर प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिससे वो करंट के फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी हो गई रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट है बच्चों, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। और ओम का जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा ऐसा। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, याद रखिएगा। तो कई बार अगर लिखा हो 5 ओम लिखा हो, समझ लेना 5 ओम लिखा हो तो समझ लेना ये R की वैल्यू है। कहीं पे 2 ओम लिखा हो तो समझ लेना 2 ओम का मतलब है ये R की वैल्यू है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस मान लो सपोज आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके किसी कंडक्टर। सपोज इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस तो है, कॉपर वायर है, तो रेजिस्टेंस लेकिन कम है, लेकिन आपको इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? एक एक्सटर्नल डिवाइस ला सकते हो। एक डिवाइस है जिसका नाम है रेसिस्टर। वो रेसिस्टर क्या करता है? वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी कंडक्टर को, राइट? तो रेसिस्टर इज द डिवाइस। रेसिस्टर क्या है यहाँ पे बच्चों? देखो R से एक दूसरा टर्म मिल गया आपको, रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या है? रेसिस्टर इज द
द डिवाइस, रेसिस्टर इज द डिवाइस, रेसिस्टर इज द डिवाइस व्हिच प्रोवाइड रेसिस्टेंस, व्हिच प्रोवाइड रेसिस्टेंस। क्लियर? ओके, ये रेसिस्टर, रेसिस्टर का सिंबल कैसा था, चूंकि ये डिवाइस है तो इसका सिंबल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये रेसिस्टर का सिंबल होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, उसके बाद एक और डिवाइस है जिसका नाम है रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है सर? रियोस्टेट एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है। मान लो आपको अपने हिसाब से, जैसे जो रेसिस्टर आते हैं ना मार्केट में, वो जैसे 5 माइक्रो ओम के या 5 मिली ओम के, इस तरह से रेसिस्टर्स आते हैं मार्केट में, लेकिन आपको एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन आपको एक ऐसा रेसिस्टर चाहिए जिसमें अपने हिसाब से वेरी करवा सको रेजिस्टेंस को, तो ऐसे डिवाइस का नाम है रियोस्टेट। और रियोस्टेट जो होता है ना, ये अपने हिसाब से वेरी कर सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इट इज द वेरिएबल, इट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इट इज द डिवाइस व्हिच प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। इसका सिंबल भी दो होते हैं, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आए हैं। इसके दो सिंबल है, एक तो सिंबल ये है कि रेजिस्टर बना देंगे और एरो से इसको काट दिया, ये इसका सिंबल है। और इसका एक सिंबल और है, इसका एक सिंबल और है कि सपोज हमने एक रेजिस्टर बना दिया इस तरह से, रेजिस्टर बना के ऊपर से ऐसे एरो डाल दिया, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर सॉरी रियोस्टेट के दो सिंबल हो गए, एक तो ये और एक दूसरा ये, दोनों में से पेपर में कोई भी दिया जा सकता है। रियोस्टेट के बाद एक छोटा सा टर्म और है जो कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ में नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, आपको आइडिया लग गया होगा, यह है रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टिविटी क्या होती है? तो याद रखना बच्चों, रेसिस्टिविटी एक रेसिस्टेंस का ही नाम है। एक्चुअली रेसिस्टिविटी जो होती है ना, वो किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बस कंडीशन ये है कि ये उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड हो, जैसे यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तब जो रेसिस्टेंस वायर की आएगी उसको हम रेसिस्टिविटी बोल देते हैं। सपोज मान लो मैंने आपसे कहा कॉपर की रेसिस्टेंस ज्यादा है या एल्यूमिनियम की, आपने कहा सर एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, राइट, क्लियर है। लेकिन आपसे मैं पूछ दूं कि कॉपर की रेसिस्टेंस कितनी होगी, आप बोलोगे सर कॉपर की रेसिस्टेंस कितनी होगी, जैसे मान लो इतना बड़ा मेरे पास कॉपर वायर है, तो जैसे आपने बोला सर इस कॉपर की रेसिस्टेंस होगी, सपोज आपने इतने बड़े लेंथ की है ना, लेंथ वगैरह एरिया वगैरह यूज करके आपने निकाल कर रख दिया कि सर ये होगी। मैंने कहा ये तो इतने बड़े वायर की रेसिस्टेंस है ना, मैंने कहा कॉपर की रेसिस्टेंस वो बताओ जो फिक्स्ड होती है। भाई हर कॉपर की एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती होगी, कब? जब उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड कर दिया जाए। सपोज हमने यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का हमारे पास एक कॉपर वायर और सिल्वर वायर है, दोनों की जो रेजिस्टेंस निकालूंगा उस रेजिस्टेंस का नाम पड़ जाएगा रेसिस्टिविटी। एक्चुअली ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज तो रेसिस्टिविटी चेंज, मटेरियल चेंज तो रेसिस्टिविटी। याद रखना रेसिस्टिविटी कॉपर की और सिल्वर की और भी 2-3 कंडक्टर्स की कई बार पेपर में पूछ लिया, याद रखना इस चीज की वैल्यू आपके टेबल में एनसीईआरटी में दे रखा है। तो रेसिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिस्टेंस कि इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं हम लोग। रेसिस्टिविटी सबकी फिक्स्ड, मटेरियल हर मटेरियल रेसिस्टिविटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है रो, ऐसा कहते हैं रो जो है ना, आर एच ओ रो है ना, इसका सिंबल क्या होता है? रो। ये रेसिस्टिविटी का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। और रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट लिख लीजिएगा चाहे तो। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट? ओम मीटर, क्लियर हो गया। तो कहीं पर 5 ओम मीटर, 10 ओम मीटर या 5 × 10⁻⁶ ओम मीटर, तो इस तरह से रेसिस्टिविटी की क्या होती है? वैल्यूज गिवन होती है, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या है कि रेसिस्टेंस जो है बच्चों, ये जो रेसिस्टर्स है या रेसिस्टेंस, अभी हमने आपको सबसे ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू बच्चों, इस रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं। मैंने भी कहा था ना कि जैसे किसी कॉपर वायर की यूनिट लेंथ मान लो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी आपने रेजिस्टेंस निकाल ली, तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस आ गई सपोज 1.6 × 10⁻⁸, मान लो एक कॉपर वायर की आ गई, इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब क्या है कि जब रेजिस्टेंस इसकी आ गई, अब जैसे मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिया, अभी तो ये यूनिट लेंथ का था, मान लो 1 मीटर लंबाई थी, ठीक है, और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो फिक्स था। अभी जो आपने रेजिस्टिविटी निकाली थी, रेजिस्टेंस निकाला था तो इतना आया था, लेकिन जैसे इस कॉपर वायर की मैंने लेंथ बढ़ा दी, मान लो इसको थोड़ा हीट करके कैसे भी करके इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ जाएगी और इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो पता है आपको इसकी जो रेजिस्टेंस ये निकल के आई है, ये अब नहीं निकल के आएगी, अब कुछ और रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब सर रेजिस्टेंस को लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से फर्क पड़ता है। तो कैसे फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस को लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ध्यान रखो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं ऐसा लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। और नेक्स्ट हमारा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल, ठीक है। ये 4 फैक्टर है रेजिस्टेंस के। हम चाहे तो इन दोनों को मिला के हम चाहे तो लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनलिटी एल अपॉन, देखो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के इनवर्सली। यानी अगर लेंथ बढ़ाएंगे, अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ा दी आपने तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी वायर जितनी मोटी होगी, वायर जितनी थिक होगी, उसमें रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, कंडक्टर वो उतना अच्छा होगा, क्लियर है। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी या जिसकी थिकनेस कम होगी, जो पतली वायर होती है ना, उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा कि इनमें ऐसा रिलेशन है। अगर हम दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो, जिससे एक फार्मूला मिल जाता है R = रो एल अपॉन में। बच्चों क्या फार्मूला मिलता है? R = रो एल अपॉन में, ये आप देख सकते हो, क्लियर है। अब यहां से एक बात बताओ, R का तो फार्मूला मिल गया, जो R का एक्चुअल फार्मूला बच्चों वो यही है। यहां पे जो A है ना, इसके लिए आप एरिया इस्तेमाल कर सकते हो πr², क्योंकि जो वायर का क्रॉस सेक्शन होता है ना वो सर्कुलर होता है, तो आप πr² लिख सकते हो। यहां से रो का भी देखो फार्मूला मिल रहा है, देखो रो का एक फार्मूला मिल रहा है, रो का फार्मूला RA, देखो A का क्रॉस मल्टीप्लाई L डिवाइड में, तो RA अपॉन में L, RA अपॉन में
में सॉरी आर ए अपॉन में एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं रो की यूनिट जो मैंने आपको बताई थी कि रो की यूनिट क्या होती है रेसिस्टिविटी की, ओम मीटर, ये ओम मीटर होती है ना, तो अगर मैं रो की यूनिट यहां से निकालना चाहूं तो निकाल सकते हैं। देखो आर की ओम हो गई, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, तो क्या होगा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बचा बताओ ओम मीटर। तो देखो ओम मीटर यूनिट होती है ना रो की, तो रो का फॉर्मूला बच्चों ये हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, ये रो यानी रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बच्चों, किसका फॉर्मूला है, ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। रेसिस्टिविटी की असाइनमेंट ओम मीटर होती है। तो हमने आपको दिखाया कि रेजिस्टेंस के क्या-क्या फैक्टर्स हैं, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी की असाइनमेंट क्या है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला भी। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इसको वर्ड में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी दिखा रहा हूं। और उसके बाद हम रेजिस्टेंस की सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है। उस रेसिस्टिविटी को भी याद रखने से अलॉय, अलॉय जनरली होता है ना, अलॉय जो मेटल के मिक्सचर से बनता है, उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा होती है उसके जो क्या पेरेंट मेटल होते हैं। तो पेरेंट मेटल से ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होती है, अलॉय की होती है। अलॉय कम कंडक्टर होता है, अलॉय जनरली अच्छा हीट करता है, इसलिए एक अलॉय है जो आपने सुना होगा नाइक्रोम, उसका इस्तेमाल हीटिंग डिवाइसेस में भी करते हैं। तो अलॉय की रेसिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको कुछ नोट्स दिखा, ये हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की कहानी आ गई। क्लियर हो गया। इस तरह से जनरली क्या है, देखो जैसे लिखा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो 4 फैक्टर्स, रेसिस्टिविटी का फार्मूला मिल गया आपको, ठीक है, रेसिस्टिविटी का फार्मूला आपको मिल गया, यूनिट मिल गई। रेसिस्टिविटी डज नॉट है ना चेंज विद द चेंज इन लेंथ, रेसिस्टिविटी को फर्क लेंथ से नहीं पड़ता, लेंथ एरिया से किसको फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता है। रेसिस्टिविटी को सिर्फ 2 चीजों से फर्क पड़ेगा, किस से, नेचर ऑफ मटेरियल से और टेंपरेचर से फर्क पड़ेगा। तो रेंज अगर हम देखें कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड अलॉय, अलॉय और मेटल की जो रेसिस्टिविटी की रेंज है आप देख सकते हो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी देखो, इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी अक्सर उसका पावर देखना प्लस में होगा, अक्सर उसका पावर किस में होगा, प्लस में होगा। इंसुलेटर की जो रेसिस्टर्स होती हैं उसकी रेसिस्टिविटी उसका पावर प्लस में है, इंसुलेटर के पावर देखो ना प्लस में है, ठीक है। लेकिन जो अलॉय होते हैं, जो मेटल होते हैं, उसका पावर जो रेसिस्टिविटी का होगा माइनस में, यानी कि कम होते हैं। रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है मेटल की, है ना, और अलॉय की भी कम होती है, लेकिन अलॉय की जो होती है वो नॉर्मली मेटल से ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मली अलॉय के हैं और ये किसके हैं, मेटल, ये मेटल के होते हैं, -8, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम इस तरह से रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इस सबको हम जान सकते हैं। और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, ये जो अपना रेजिस्टेंस है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन आपको पता है इंपॉर्टेंट, 2 ही डेरिवेशन है पूरी क्लास 10 की साइंस में, सिर्फ 2 ही डेरिवेशन, और 2 है फिजिक्स के अंदर और वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, और पेपर में इसमें से एक आ ही जाते हैं। तो अगली वीडियो मत छोड़िएगा क्योंकि अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ हम डेरिवेशन की बात करेंगे। क्लियर हो गया। आज में तो उसका डेरिवेशन के बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, और फिर हमने इस तरह से चैप्टर को कंप्लीट करना है। हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर क्लिक करके एनसीईआरटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बड़े टफ होते हैं, तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा कि न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे समझाया है, इसकी सीरीज चलती रहेगी। अभी क्लास 9 हो, 10 हो, 11 12 सबके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में डालता रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके, उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें जाकर के आप सर्च करके देखिएगा। हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है जिसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, डेरिवेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे क्लास 10th में आपको सिर्फ 2 डेरिवेशन है साइंस में, और ये दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को बहुत ही छोटे, बहुत ही कम टाइम में आपको फॉर्मूले को डेरिवेशन करके मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। इस टोटल डेरिवेशन में जो है ना, इस डेरिवेशन में देयर आर 3 स्टेप्स, पहले 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को करने के बाद ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें पहला स्टेप जो मैं कर चुका हूं, जिसमें है डायग्राम, आपको डायग्राम दिखाना है इस तरह से, आपको बैटरी लगाना है, 3 रेसिस्टर्स लगाने हैं, आप चाहो तो 2 रेसिस्टर से भी काम चला सकते हो। उसके बाद सब में V1 V2 V3 वोल्ट मीटर लगाना है, की है और एमीटर कनेक्टेड है। ये सर्किट का पहला पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट है वो ये है, इसमें पहला पार्ट तो डायग्राम हो गया, सेकंड पार्ट हो गया इस डायग्राम के बारे में थोड़ा लिख के बताओ कि इस डायग्राम में क्या लगाया गया। तो भाई इस डायग्राम में आपने क्या करा है, इस डायग्राम में आपने 3 रेसिस्टर्स लगाए सीरीज में, है ना, जिसमें जो है आपने मीटर, वोल्ट मीटर यूज करके एक सर्किट तैयार किया है, और उस सर्किट के अंदर जो करंट है, तीनों रेसिस्टर में जो करंट की वैल्यू वो बिल्कुल सेम है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तीनों में V की वैल्यू डिफरेंट है, बट करंट I जो है, जितना करंट बैटरी देगा, यहां से जितना करंट जाएगा I करंट, उसमें इतना भी, इसमें भी I, Q में भी I और PY में भी I, यानी तीनों रेसिस्टर्स में I की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, तीनों में डिफरेंट रहेगा। ये आपको बताना है अपने वर्ड में, क्या कि वी हैव सर्किट डायग्राम इन व्हिच 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन ईच रेसिस्टर्स द करंट इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ओके, इतनी बात बता करके आपको स्टार्ट करना है अपनी डेरिवेशन। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमारा डेरिवेशन का पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको स्टार्ट कहां से करना, सर स्टार्ट भूल गया मैं, तो याद रखना है इसमें जो डिफरेंट होता है ना, आप उसी से स्टार्ट करो। उसमें डिफरेंट क्या है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेसिस्टर में डिफरेंट है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के आई मीन फार्मूले से स्टार्ट करेंगे, यानी तो तीनों को मिला के टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V है, तो टोटल V बराबर कितना हो जाएगा, टोटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई पोटेंशियल सपोज इसमें 5 वोल्ट है, इसमें 10 वोल्ट, इसमें 15 वोल्ट, तो सब मिला करके 30 वोल्ट आएगा ना। तो ये कुल मिला के जो बैटरी, जो सेल या बैटरी मेंटेन कर रही है इसके अंदर जितना पोटेंशियल, वो तीनों पोटेंशियल आई मीन तीनों में बट गई वो टोटल पोटेंशियल। तो हमने टोटल V लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने क्या करा, यहां पर लगाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम करेंगे यहां से V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होती है I इंटू में R, I इंटू में R। तो हम ऐसा करेंगे, यहां से लगाएंगे V की वैल्यू I इंटू में R, V टोटल है तो I टोटल R टोटल बराबर, ये V1 है तो V1 के लिए हम क्या करेंगे, I इंटू में R1
प्लस I इंटू में R2 प्लस I इंटू में R3। देखो मैं I1 I2 I3 नहीं लिखा हमने, देखो हमने I1 R1 I2 R2 और I3 R3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा पता है? क्योंकि I तीनों में क्या है मैंने बता दिया, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां से I टोटल इंटू R टोटल, R टोटल को R इक्विवेलेंट, EQ मतलब इक्विवेलेंट होता है टोटल, तो R टोटल बराबर I तीनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास अब है ये I और ये R इक्विवेलेंट। हमें चाहिए क्या? R इक्विवेलेंट चाहिए ना आपको, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इस I को मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ तो I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये जो I है ये I डिवाइड में आ जाएगा I। तो ये इस I से इस I को हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कई बार आ जाता है फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, क्या है? फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। अगर ऐसा कनेक्शन है जिसमें n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स लगे हैं तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का। आई होप आपको याद है। इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा हो सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें ये रेसिस्टर है, सपोज दे रखा है आपको, और एक ये रेसिस्टर है आपको दे रखा है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बैटरी वगैरह ज्वाइन कर दी है, ठीक है, बैटरी वगैरह। आपसे बोला गया कि अगर यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? तो आपको फौरन करना है R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। इससे रिलेटेड मैं भी और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो बने रहेंगे इस चैनल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आज हम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, जो मेथड है वो सेम है। 3 स्टेप्स में आपको इस डेरिवेशन को करना है। क्लास 10 साइंस में टोटल 2 डेरिवेशन है और याद रखिएगा 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे कि इसके 3 स्टेप्स में, जैसे कि सीरीज की जो डेरिवेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम पैरेलल की करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कहूं कम है। तो चलिए 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है? डायग्राम, जो कि आपको दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ पे डायग्राम ऐसा ही ड्रॉ करना है आपको। तो डायग्राम में क्या, हमने एक बैटरी लिया है, हमने स्विच लिया है, एमीटर ले लिया और 3 रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया और जो वोल्ट मीटर हमारा उसको हमने 1 वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया ए और बी पॉइंट के बीच में। R1 R2 R3 3 रेसिस्टर से करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के लिए सेम है। आपको पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप है वो हो चुका है, यानी डायग्राम इज द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। यानी इसी डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। इस डायग्राम को क्या एक्सप्लेन करेंगे भाई? तो हमने आपने जो किया है ना इसके अंदर, जो आपने लगाया बस उसी के बारे में लिख दो इंग्लिश में। बहुत ही मुश्किल तो है नहीं। क्या क्या लिखेंगे सर? वी हैव अ सर्किट डायग्राम इन विच 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वी हैव कनेक्टेड एन एमीटर, अ वोल्टमीटर, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन द सर्किट बट द करंट इज डिफरेंट इन द सर्किट। ये बात रहा, तीनों रेजिस्टर के अंदर क्या है? करंट डिफरेंट है, ये बता दो। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि डेरिवेशन की ये लिखने के बाद आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कॉपी में वीडियो रोक करके। तो ये लिखने के बाद डेरिवेशन, ये हमारा थर्ड स्टेप है। डेरिवेशन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? डेरिवेशन की स्टार्टिंग होगी जो सर डिफरेंट होगा। वी डिफरेंट है कि आई डिफरेंट है? आंसर है आई डिफरेंट है सर इस बार। तो स्टार्टिंग जो डेरिवेशन की होगी वो आई से होगी। ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आई से, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर कि आई टोटल जो है वो बराबर है I1 प्लस में आई टोटल जो है बराबर है I1 प्लस में I2 प्लस में I3। सर ये कैसे आया? देखो ध्यान से, इसमें आप देख सकते हो सर्किट में साफ साफ जो करंट है यहां से वो I करंट जा रहा है। क्लियर है? I करंट गया। अच्छा यहां भी I करंट है, लेकिन I को यहां 3 रास्ते मिलेंगे। नहीं सर 4 रास्ते मिल रहे हैं। नहीं बेटा, इसमें करंट नहीं जाएगा, यहां करंट नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वोल्ट मीटर, जो मैंने आपको बताया था, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें करंट की वैल्यू नहीं जाएगी, इसके अंदर करंट नहीं जाएगी। तो करंट के पास 3 रास्ते, एक तो सर इसमें I1 जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सर I2 जाएगा और इसके अंदर सर I3 करंट फ्लो करेगा। तो टोटल करंट अगर मैं आपसे पूछूं तो I किसके बराबर? आप बोलो सर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम कह सकते हैं सर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम चाहें तो यहां से बच्चों साफ साफ देखो तो लिख सकते हैं टोटल I इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन यहां से हम चाहे तो एक काम और कर सकते हैं सर, ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से हम चाहे तो ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। क्या जानते हैं हम? I जो होता है वो टोटल V अपॉन टोटल R के बराबर होता है। तो यहां से टोटल I टोटल V अपॉन टोटल R बराबर I1 है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्लियर हो गया? अच्छा V टोटल अपॉन R टोटल, R टोटल को R इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, इज इक्वल टू V कॉमन ले लेते हैं, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by
R3, ठीक है। V से V क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों, ध्यान रखिएगा ये क्या हमारा, तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला हो गया 1 बाई आर इक्वलेंट 1 बाई आर प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कई बार क्या होता है फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर लिखा होता है, फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं हम यहां पे लिख सकते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn, ये लिख सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए ये लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला n नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत इजी। अगर पेपर में आ गया ना, दुआ करो पेपर में आ जाए, सीधा 3 नंबर देके जाता है। पहला स्टेप है डायग्राम, दूसरा स्टेप है डायग्राम का आई मीन एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आपको बताया आप लिख लीजिएगा याद से, और तीसरा स्टेप हमारे डेरिवेशन, जो कि बहुत ही आसान है। आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके सीधा इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वी लिया था, टोटल वी प्लस वी बराबर टोटल वी1 प्लस टोटल वी है ना, सॉरी वी1 प्लस वी2 प्लस वी3। तो हमने इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया। बच्चों क्लास 10 साइंस, क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था हमारा, जिसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करना था। तो ये टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, जिस भी कंडक्टर से करंट पास किया जाएगा, जिस भी कंडक्टर में करंट पास किया जाता है, तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका इस्तेमाल नॉर्मली इसके एप्लीकेशन है, जो कई बार पेपर में आते हैं कि राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एप्लीकेशन ऐसे बताया जा सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट। फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ। तो आपको पता है जो टंगस्टन है वो क्या होता है, हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो करंट पास होने पे वो लाइट प्रोड्यूस करती है और हीट भी डेवलप करती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल। आपको पता है कि बहुत सारे मेटल, जिस भी मेटल में करंट पास करते हैं वो मेटल हीट प्रोड्यूस करता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस डेवलप करेंगे, कुछ मेटल है जो हीट कम डेवलप करेंगे। वो मेटल जो हीट ज्यादा डेवलप करते हैं उसका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में कर लेते हैं, जैसे हमने टंगस्टन का इस्तेमाल कर लिया। जैसे नाइक्रोम का इस्तेमाल नॉर्मली हीटर में होता है, या नाइक्रोम का इस्तेमाल कई बार इलेक्ट्रिक आयरन में भी किया जाता है। तो ये नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक एलिमेंट इलेक्ट्रिक आयरन का, जिसमें करंट जब पास किया जाता है तो वो गर्म हो जाता है और उसका हम यूज करते हैं। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके अंदर क्या आता है, हीट अप हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। क्लियर है। तो ये एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है ऐसे, इलेक्ट्रिक हीटर है, गीजर है, ठीक है, उसके बाद जो है टोस्टर है, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, यूज करके हीट डेवलप की जाती है। और अब ये इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो आपको तो आप लिख सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर देन इट गेट्स हीटेड एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके एप्लीकेशन दो, आप पहला लिख लेना इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक बल्ब में आप ये लिख सकते हो कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल ऑफ द बल्ब या थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, देन फिलामेंट गेट्स हीटेड एंड इट ग्लोज, इट स्टार्ट्स बर्निंग, यानी इट गिव्स लाइट एज वेल। इलेक्ट्रिक हीटर में आप लिख सकते हो व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल ऑफ हीटर देन द कॉइल गेट्स हीटेड एंड इट इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप चाहो तो इसके नोट्स बना लीजिए, आप रोक रोक करके इसको लिख लीजिए ताकि आपको नोट्स में काम आ जाएगा। आगे है एक लॉ है, लॉ दिया जूल्स ने, साइंटिस्ट का नाम था जूल, उन्होंने एक लॉ दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिससे हम हीट कितना डेवलप होगा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या बोला गया, क्या बताया गया, वो मैं आपको बताता हूं। तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें जूल ने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर में जो हीट डेवलप होगा, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो चाहे तो देखें तो इससे एक फॉर्मूला मिला सर हमें, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट का क्या मतलब है, करंट की अगर जरा भी वैल्यू बढ़ाओगे तो हीट बहुत ज्यादा डेवलप होगा, स्क्वायर है ना, इसीलिए। अगर सिर्फ आई होता, आई स्क्वायर नहीं होता, तो ये होता कि सर अगर आई डबल करोगे तो हीट भी डबल डेवलप होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर ही आई स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से अगर आई डबल होता है तो हीट सीधा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसी एच और आर में रिलेशन, ऐसी एच और टी में रिलेशन है। तो एक फॉर्मूला बना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखो यहां से हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, आई की जगह पर हम चाहे तो वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो आई की जगह वैसे ही वी अपॉन आर लिखेंगे बच्चों। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर इंटू टी। चूंकि आई पे स्क्वायर है तो वी और आर दोनों पे स्क्वायर करना पड़ेगा, एक स्क्वायर से एक आर कैंसिल। तो एच का एक और फॉर्मूला बना वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी। बच्चों ये एक फॉर्मूला और मिल गया आपको,
हीट का। ठीक है, एक और हीट का फॉर्मूला मिल सकता है अगर आप यहां पर किसका इस्तेमाल कर लो, आर की जगह पुट कर दो। अगर आर की वैल्यू आपने पुट कर दी V अपॉन आई है, तो इसका इस्तेमाल आप यहां कर सकते हो। कैसे? आप H बराबर लिख सकते हो आई स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, आर की जगह आप V अपॉन आई पुट कर सकते हो और T एज इट इज रहेगा। आई से एक आई कैंसिल, तो H का एक और फॉर्मूला आ गया VIT। VIT, इसको VIP से याद रखेगा, तो VIT इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से जनरली क्या है, हमारा हीट के 3 फॉर्मूले बन गए। अब जो है हीट का एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, होता है पावर इनटू में टाइम, PT याद रखना। हीट का फॉर्मूला एक और क्या होता है, PT होता है। अगर आपके पास पावर गिवन है क्वेश्चन में और टाइम गिवन है, तो आप आराम से हीट डेवलप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जो हीट डेवलप हो रही है सर, उसकी यूनिट, तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो SI यूनिट जो एनर्जी की है वो क्या है, SI यूनिट जो है वो है जूल। SI यूनिट क्या है बच्चों, जूल है। तो SI यूनिट तो आ गई सर जूल। क्लियर इतनी बात? अच्छा जी, ओके। अच्छा, उसके एक कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट होती है, एनर्जी की एक कमर्शियल यूनिट होती है बच्चों, और ये होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। क्लियर इतने बच्चों? किलोवाट आवर, इसी को हम kWh भी कहते हैं, इसी को शॉर्ट में kWh, या इसी को यूनिट भी कहा जाता है घरेलू लैंग्वेज में, इसको यूनिट भी कहता है। 2 यूनिट 3 यूनिट, जो बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, नॉर्मली किलोवाट आवर में आता है, कमर्शियल यूनिट। और अगर हम कहें कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। आप किलो को हटाएंगे तो 1000 आएगा, वॉट ऐसे ही रहेगा, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आते हैं। इस तरह से आप जो है 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल बता सकते हो। तो सिर्फ दिस वाज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा पावर, और पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग, चूंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था क्लास 10th में, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी लगभग हमारा 90% हो चुका है। लास्ट का एक टॉपिक बचा था इलेक्ट्रिक पावर। हमने लास्ट क्लास में हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कर लिया था, और इसमें आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि पेपर में कई बार MCQ में हमने देखा है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वो है क्या, तो वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में 2-3 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हम टंगस्टन फिलामेंट को के तौर पे टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन मेटल की क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो आपको जानना जरूरी है। टंगस्टन मेटल जो है, एक तो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है। भाई हो सकता है पूछ ले आपसे कि टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि उसकी बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लगभग इसकी 3380 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। क्लियर? ओके। तो ये 2 प्रॉपर्टी, 2 खासियत है जिसमें, और इसकी रेजिस्टेंस काफी हाई होती है। तो ये, तो अब मसला ये यहां पे आता है कि जो फिलामेंट है, यानी जो हमारा टंगस्टन मेटल है, वो लो टेम्परेचर पे तो सर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जैसे आपने अगर जो बल्ब है, बल्ब को जो आपने देखा होगा नॉर्मली, तो अगर उस ग्लास के अंदर आपने ऑक्सीजन छोड़ दिया, जाहिर सी बात है, अगर कोई एयर नहीं है, आई मीन कोई अदर गैस नहीं है, तो वो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, टंगस्टन मेटल को बेकार कर सकता है, खराब कर सकता है। तो उसमें हम कुछ गैसेस डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए। और उसमें गैस कौन सी है, तो गैस जो उसमें वो है हमारा नाइट्रोजन या ऑर्गन डालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑर्गन या ऑर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। उसके बाद एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसमें एक स्पेशल वायर लगाया जाता है, और उस वायर से, यानी उस फ्यूज से होकर के ही हमारे घर में जो करंट है वो पास करता है, वो एंटर करता है। और अगर फ्यूज वायर जो होती है, अगर एक्सेस करंट हमारे घर में एंटर हो, ट्रांसफार्मर से अचानक से एक सेट लिमिट से ज्यादा करंट आ जाए, तो क्या होगा, वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है, और इस तरह से हमारे घर का सर्किट ब्रेक हो जाता है, और हमारा घर जो है, उस जो हमारे घर के डिवाइसेस हैं, डोमेस्टिक डिवाइसेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सेफ हो जाते हैं। मतलब जो हमारा फ्यूज है एक तरह से हमारा सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। कई बार जो है शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा करंट आने से, आपको तो पता है कि करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हीट बहुत ज्यादा डेवलप होता है, पता है, स्क्वायर के आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए करंट ज्यादा आने से रोकना होगा ना घर में, तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो एक हमारा सेफ्टी डिवाइस है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फ्यूज है। क्लियर है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन वैसे तो आपको हमने हीट एनर्जी बता दिया था। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दो। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे बेहतर आपको डेफिनेशन अगर कहे तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको इलेक्ट्रिक पावर। आप देख सकते हो द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, या तो कंज्यूम बोल सकते हो, डिसिपेट या ट्रांसफर आप बोल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है, ये आपने पावर पहले ही पढ़ा होगा 9th क्लास में, बट वो मैकेनिकल पावर कहते थे उसको, यहाँ इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से
फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, चूंकि रेट से स्टार्ट है तो डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। तो रेट से स्टार्ट है, चूंकि इसको जरा हम देखते हैं, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर है वो किससे स्टार्ट है, रेट से। तो पावर की डेफिनेशन से ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा T, और ऊपर में हीट एनर्जी आ जाएगी, है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, तो ऊपर एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला बन गया। अब आप बताओ यहाँ पे इसका जो यहां से एक फॉर्मूला और मिलेगा, H इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम, ये मैंने आपको कल भी बताया था, पावर इनटू में टाइम, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो यहां से एक फॉर्मूला ये भी बना सर। एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इज वॉट, क्या है, वॉट जो है वो पावर की एसआई यूनिट है। क्लियर है ये चीज, पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट है। और अगर हम 1 वॉट पावर को डिफाइन करना चाहे, पेपर में आ जाता है डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर, तो 1 वॉट पावर को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम, जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट पावर हम बुलाते हैं। क्लियर है, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड देन इट इज कॉल्ड 1 वॉट ऑफ पावर। हम कह सकते हैं 1 जूल एनर्जी जब 1 सेकंड में कंज्यूम हो तो हम उसको, जैसे आप 1 वॉट का बल्ब लाए, 1 वॉट का बल्ब लाए, तो उस 1 वॉट के बल्ब को जैसे आपने घर में लगाया तो वो हर सेकंड आपके घर में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर देगा। और इस तरह से उसको, जैसे 50 वॉट का बल्ब लाए तो वो क्या करेगा, हर सेकंड 50 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। बात समझ आ रही, क्लियर है, तो इसलिए हम उसको 50 वॉट का बल्ब कहेंगे। तो वॉट का मतलब यानी कि जो भी आप पावर डिसाइड करिए, जो भी आप पावर के डिवाइसेस लाते हो, तो जैसे कोई डिवाइस है जो 2000 वॉट का, इट मींस व्हाट, इट मींस 2000 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम करेगा। ठीक है, अच्छा, पावर की एक और यूनिट होती है एचपी, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं। 1 एचपी में 746 वॉट होता है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्या पता है आपसे पूछे, वैसे बहुत कम चांसेस है इस यूनिट को पूछने का। क्लियर है, ओके। तो ये था हमारा पावर, और इलेक्ट्रिक पावर को हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं, एनर्जी को टाइम से डिवाइड करके। अच्छा, उसके बाद आप एक बात बताओ, यहां से अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन है आपको, ये उसको सॉल्व करिएगा। देखो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया नहीं इससे रिलेटेड, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेटेड, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि आपको पावर गिवन है, पावर है 100 वॉट। कितना पावर है, आपने सपोज हो सकता है 100 वॉट का बल्ब है आपके पास या फैन है, जो भी, आपने उस फैन को या उस बल्ब को आपने यूज किया, सपोज आपने 10 आवर उसको इस्तेमाल किया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनर्जी कितना, कितना कंज्यूम किया इसने। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जाहिर सी बात है हम पीटी करेंगे ना, पीटी करते हैं, E बराबर P इंटू में T, P है हमारे पास 1000, ठीक है, इनटू में टाइम है हमारे पास 10। अच्छा, 1000 वॉट में था तो W लिख देते हैं, टाइम आवर में है तो आवर लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा यानी कि 10,000, है ना, कि इतने 4 जीरो लग जाएंगे, वॉट आवर। पर आपको पता है वॉट आवर तो कोई यूनिट है ही नहीं एनर्जी की, राइट, हमें वॉट आवर तो बताना नहीं एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की तो यूनिट या तो जूल होती है सर, या तो किलोवाट आवर होता है। तो आसान किस में लाना है बताओ, जूल में या किलोवाट आवर में? देखो साफ साफ दिख रहा है, वॉट आवर है, किलो आ जाए तो आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर, यानी यूनिट में आंसर आ जाएगा। तो किलो लाने के लिए क्या करते हैं बताओ, तो किलो लाने के लिए बच्चों हम ये करते हैं 1000 से डिवाइड। के का क्या मतलब, देखो जैसे आपने देखा होगा YouTube पे किसी के 5K हैं व्यूज, तो 5K का क्या मतलब हुआ, 5000, यानी कि जैसे के हटा 1000 से मल्टीप्लाई हो गया 5 में। लेकिन अगर किसी के मान लो 10,000 व्यूज हैं, तो वो के में बताना चाहेगा तो कैसे बताएगा, आप ही बताओ। के में बताना चाहेगा तो सीधा इसको 1000 से डिवाइड करेगा और बोल देगा कि भाई हमारा जो है वो 10K फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है या व्यूज है, जो भी है। मतलब कहने का कि के लाना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहां पर के लाना है, के की जरूरत है, तो इसको पूरे से 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब 10,000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो अपने आप के आ जाएगा, और वॉट आवर तो पहले से था, तो आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा। और आप देख सकते हो आंसर आया 10 किलोवाट आवर या 10 यूनिट, इसका आंसर आया। क्लियर? ओके। तो इस तरह से आप पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इस तरह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह मिल जाते हैं, सैंपल पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन है। ये सपोज एक सर्किट है, सर्किट में ये बैटरी लगी है, ठीक है, बैटरी है, ओके। उसके बाद इसमें एक स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है, और ये सर्किट में ये है 5 ओम का, ये 10 ओम का। क्लियर? ओके। अच्छा, यहां पर एक और रेसिस्टर लगा दिया, यहां पे एक और रेसिस्टर लगा दिया, कितने ओम का, सपोज मान लेते हैं ये भी 5 ओम का है, ठीक है। अच्छा, आपसे कह दिया ये प्लस ये माइनस, आपसे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 20 वोल्ट है, ओके। अब आपसे कहा इसने कि टोटल करंट की वैल्यू बताइए। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ लिया, टोटल आई बताओ कितना आएगा। अब आप देखो ध्यान से, टोटल आई पूछा जा रहा है हमसे। टोटल आई का मतलब है सर, अगर ओम्स लॉ लगा दे तो टोटल V अपॉन टोटल R, टोटल आई मिल जाएगा।
तो क्या हमारे पास टोटल V है सर्किट के अंदर? यस है। कितना है सर हमारे पास टोटल V है 20 वोल्ट। और टोटल R है क्या हमारे पास? टोटल R देखते हैं सर, निकाल तो सकते हैं, दो पैरेलल में एक सीरीज में, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, टोटल R कितना। तो सर सीरीज में इसको तो बाद में ऐड कर लेंगे, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का अगर निकालना हो तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बच्चों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? देखो बच्चों, जब दो रेसिस्टर पैरेलल में हो, जब दो रेसिस्टर पैरेलल में हो तो उसके लिए हम चाहे तो लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बट अब चाहो ना तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो। इसमें अगर यूज करोगे तो क्या होगा, बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ता है और भूल जाते हैं बच्चे। आपको यहां रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, ये दो ही रेसिस्टर के लिए बता रहा हूं मैं। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो देखो कितना आसानी से आ जाएगा। R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, तो 5 इंटू 10 और नीचे 5 प्लस 10 यानी 15 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, आंसर आ गया 10/3। बच्चों हमारे पास 10/3 टोटल R की वैल्यू आ गई। अब टोटल I चाहिए तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? टोटल I इज इक्वल टू टोटल V अपॉन टोटल R। तो टोटल V कितना है 20, टोटल R कितना है 10/3। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 20 इंटू, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 10, तो कट के आ जाएगा 2 टाइम्स में 2 3 जा 6। लेकिन एक सेकंड, अभी हमें टोटल R नहीं मिला। टोटल R कैसे मिलेगा बच्चों? टोटल R कैसे मिलेगा? ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमारा जो अभी R इक्विवेलेंट आया इन दोनों का है, कितना है इन दोनों का? अभी R इक्विवेलेंट आया इन दोनों का 10/3, लेकिन एक सीरीज में भी तो था, एक सीरीज में भी तो था। अब देखो ये ओम आ गया 10/3, अब एक सीरीज में ये आया 10/3 प्लस में 5। तो जब हमें R इक्विवेलेंट टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 10/3 का प्लस में करेंगे 5। तो जैसे 5 करेंगे 3 5 15 10, कितना हो जाएगा 25/3 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 25/3 आ जाएगा। ओके अच्छा, अब सर 25/3 जब आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो अब हमें चाहिए क्या? हमें I चाहिए टोटल। तो टोटल I बराबर टोटल V अपॉन टोटल R। टोटल V कितना है 20 अपॉन टोटल R कितना है 25/3। तो बच्चों क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25, 5 4 से 20, 5 5 से 25। इस तरह से आप मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा फाइनली? क्या आंसर आएगा फाइनली? यहां से आ जाएगा सर 4 3 से 12 डिवाइडेड बाई 5। चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो, कैसे ला सकते हैं सर? 5 2 से 10, 0.54 से 20, इतना एम्पियर हमारा करंट की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, अपना टोटल करंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको हो गया, या इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में कई बार आ जाते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया, अच्छा बताओ करंट कितना है 2.4, तो यानी कि बैटरी से कितनी करंट निकलेगी 2.4 एम्पीयर की करंट निकलेगी। तो यहां भी 2.4, यहां भी 2.4, तो इसमें करंट कितनी जाएगी बताओ? 5 ओम वाले में करंट कितनी जाएगी? 2.4 करंट जाएगी। और लेकिन यहां जैसी करंट पहुंचेगी तो यहां पर करंट के दो रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये, राइट? तो ये 2.4 दो बराबर, दो इक्वल तो नहीं कह सकते क्योंकि रेजिस्टर अलग अलग है, तो दो पार्ट में बटेंगे। ये 2.4 दो पार्ट में बटेंगे। अगर मान लो हो सकता पूछ लिया कि 5 ओम वाले में V की वैल्यू कितनी है, अब आप बताओ बच्चों V की वैल्यू कैसे निकाला है? तो चूंकि इसमें V पूछा है तो इसी का I और इसी का R से मल्टीप्लाई करो। चूंकि इसमें V पूछा तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो क्या I टोटल लेंगे? जाहिर सी बात है इसमें टोटल I ही तो जा रहा है 2.4, और R सिर्फ इसी का लेंगे क्योंकि इसमें V पूछा है आपसे। तो I कितना है सर 2.4 इतना ही जा रहा है, पर R किसका लेंगे? क्या टोटल R ले ले? नहीं, हमें तो इसमें पूछा ना V कितना, तो इसमें कितना है बच्चों 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे R, 5 से 24 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 11 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जनरली क्या होता है, अब देख लो 5 4 से 20, 0 5 2 से 10 और तो 12, बल्कि 12 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व एग्जांपल उसको भी प्लीज देखिएगा। और इस चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो है जो कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। वन शॉट में पूरा एक चैप्टर खत्म, आपके बोर्ड के कम से कम 8 नंबर की तैयारी हो जाएगी। बात समझ आ रही? क्लियर है? फिजिक्स के देखें तो 8 नंबर आराम से पक्के हैं, 7 से 8 नंबर इसमें से। तो प्लीज पूरे वन शॉट देखिएगा। और अब मैं क्वेश्चन की सीरीज, जैसा कि मैं चल रहा था, क्वेश्चन के एक जो 5 सेट का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था एक्सरसाइज को, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा जाकर के। और अभी और सीरीज आएंगी इसकी, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, एक बार जाके चेकआउट करिएगा और एक बार जाके प्लेलिस्ट भी देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी काम की चीज आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।